उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इसी कोरोना महामारी के टाइम में। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था संविधान के स्रोत, शॉर्टेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 1935 के भारत शासन अधिनियम और ब्रिटेन के संविधान से किन किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उन सब को लेकर अपन ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आज दोस्तों अपन आगे डिस्कस करेंगे और टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कल एक सुनवाई को लेकर डिसीजन आया, उसको लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दिल्ली के एक किसान जिन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि भारतीय संविधान में जो इंडिया शब्द है उसको रिमूव किया जाना चाहिए और भारत या फिर हिंदुस्तान शब्द रखा जाना चाहिए। दोस्तों इस संदर्भ में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, सबसे पहले उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो इंडिया है वह राज्यों का एक संघ होगा। और कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शन उठा वो दोस्तों इस शब्द के लिए उठा और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि ऑलरेडी भारतीय संविधान में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि भारतीय संविधान में ऑलरेडी भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस संदर्भ में जो डिटेल वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों। क्या वो याचिका थी, किसके द्वारा लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट का उस संदर्भ में क्या निर्णय रहा और फिर क्या प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया उस याचिका के संदर्भ में। चलिए डिटेल में बात करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आज का। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पर विचार नहीं किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पर विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता से कहा है कि इस अर्जी को सरकार के पास भेजा जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास भेजा जाना चाहिए इसको। सुमन चौधरी जी, मनीषा मेहरा, दादा ठाकुर, जितेंद्र मीना, माया धाबाई, सुमेर सिंह जी, सब लोगों को नमस्कार दोस्तों, ढेर सारा नमस्कार सब लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही देश का नाम भारत कहा गया है। क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान में पहले से ही देश का नाम भारत कहा गया है। आर्टिकल 1 अभी चर्चा की अपन ने। दिल्ली के किसान जिनका नाम नमः है, दिल्ली के किसान नमः ने ये याचिका लगाई थी और उनका कहना है कि ये जो इंडिया का नाम है, जो इंडिया नाम दिया गया है, वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था दोस्तों। याचिकाकर्ता का तर्क है कि देश के असली नाम भारत को ही मान्यता दी जानी चाहिए, कि जो ओरिजिनल नेम है देश का भारत, उसको ही मान्यता दी जानी चाहिए, इंडिया शब्द काम में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। देश के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। जो याचिकाकर्ता है नमः, उन्होंने कहा कि देश के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और इतिहास के संदर्भ में क्या कहा याचिकाकर्ता ने कि प्राचीन काल से ही देश को भारत के नाम से जाना जाता रहा है। ऑलरेडी कि भारत जो देश है प्राचीन काल से ही इसे इसी नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी, लगभग 200 साल तक हम भारतीय लोग हैं वो ब्रिटेन के गुलाम रहे। तो अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से मिली आजादी के बाद अंग्रेजी में देश का नाम इंडिया कर दिया गया। देश के प्राचीन इतिहास को नहीं भुलाया जाना चाहिए, इसलिए देश के असली नाम भारत को मान्यता दी जानी चाहिए। दोस्तों याचिकाकर्ता ने एक और कंटेक्स्ट यहां पर यूज किया और वो क्या कंटेक्स्ट था? वो था कि 1948 में
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और उसी संविधान सभा के द्वारा फिर संविधान का निर्माण किया गया। तो 1948 में संविधान सभा में भी इंडिया जो वर्ड है, इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो नाम है, उसका दोस्तों विरोध किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह कहा कि अंग्रेज गुलामों को इंडियंस कहते थे। क्या कहा याचिकाकर्ता ने कि जो अंग्रेज थे, वो जो गुलाम थे, उन गुलामों को इंडियंस कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने ही देश को अंग्रेजी में इंडिया कहा। 15 नवंबर 1948 को संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के मसौदे पर बहस करते हुए दो लोगों ने, एम अनंतसेनम अयंगर और सेठ गोविंदास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने का जोरदार विरोध किया था दोस्तों। उन्होंने इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान नामों का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय उतना ध्यान दिया नहीं गया। अब इस गलती को सुधारने के लिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे, यह कहना है याचिकाकर्ता का। और दोस्तों क्या कंटेक्स्ट यहां पर यूज किया गया? आचार्य विद्यासागर जी, इन्होंने भी बहुत बार कहा है कि देश का नाम भारत ही लिखा और बोला जाना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बहुत ही डिटेल कहानी है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दोस्तों, जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आता है किसी याचिका के संदर्भ में, किसी मामले में संदर्भ में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उससे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर रहते हैं। साथ ही ये जो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट, मान लीजिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, इंडियन पॉलिटी का जो ये सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक इसको फैक्ट से, कंसेप्ट के साथ अपन करंट से कोरिलेट करके नहीं पढ़ते हैं, टिल दैट टाइम मजा नहीं आएगा दोस्तों। मजा आने का मतलब है टिल दैट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सही होने की स्थिति में नहीं है दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? संत आचार्य विद्यासागर भी इंडिया नाम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। साथ में 2017 में एक देशव्यापी अभियान भी उन्होंने चलाया, एक YouTube चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया और उस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार उन्होंने इस बात की डिमांड की कि इंडिया नाम की जगह भारत नाम को ही अपनाया जाना चाहिए दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नेक्स्ट, आचार्य ने यह भी कहा कि जब हम मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर सकते हैं, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर सकते हैं, गुड़गांव का नाम बदलकर जब गुरुग्राम कर सकते हैं, तो इंडिया जो शब्द है उसका नाम बदलकर हम भारत क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? एक और बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था और उस सिलोन को चेंज करके अब वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो क्यों न भारत कर दिया जाए इसे? इंडिया जो शब्द का उल्लेख किया गया, उस इंडिया शब्द को यहां से हटा दिया जाना चाहिए दोस्तों। ये कुछ करंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये चीजें रहेंगी। चलिए अगला रेफरेंस लेते हैं, हम अगला स्रोत लेते हैं भारतीय संविधान का। और मैप जो आप देख रहे हैं, उस मैप के बेसिस पे एक आइडिया आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बात करने जा रहा हूं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। सब लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं मैं। गजेंद्र सिंह कविया सर भी हमारे साथ लाइव हैं। गजब गिला सर, थैंक यू सो मच गजेंद्र सिंह कविया सर। आपका मोटिवेशन है, आप बड़े भाइयों का साथ है कि मैं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा हूं। सूर्य प्रकाश गोगा सर जी, सुनील बिश्नोई, स्मिता मीना, दिनेश प्रजापति, प्रियंका गहलोत, सुमेर सिंह जी, अंजलि दादीज जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच सब लोग दोस्तों को, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो रिसेंटली भारत की यात्रा पर आए और गुजरात में एक बड़ा फंक्शन भी उनके स्वागत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया, यहां पर पूरे देश के द्वारा रखा गया। अब दोस्तों भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है शक्तियों का पृथक्करण।
पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है शक्तियों का पृथक्करण। सन्या चौधरी जी, कृष्णा सिरोही, सब लोग हमारे साथ लाइव में, थैंक यू सो मच सब लोगों को। शक्तियों का पृथक्करण से क्या मतलब है दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं अपन। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्या मतलब है दोस्तों, चूंकि हम चर्चा करते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और यहां पर सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं दोस्तों। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, कार्यपालिका। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, जुडिशरी। दोस्तों, भारत सरकार के 3 अलग अलग अंग और तीनों के अलग अलग कार्य, और तीनों के जो कार्य हैं उसमें किसी दूसरे अंग का प्रभाव नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो 3 सरकार के अलग अलग अंग हैं, तीनों का एक दूसरे अंग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। व्यवस्थापिका जिसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। भारतीय संदर्भ में अगर अपन बात करें तो संसद, पार्लियामेंट, जिसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिस अंग के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना। अब कानूनों को लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में चर्चा अपन आर्टिकल 76 के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की अभिरक्षा करना, सुरक्षा करना। और भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी संस्था जिसे अपन माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो शक्ति पृथक्करण का जो कंसेप्ट है, इस मामले में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के जो 3 अंग हैं, वहां की व्यवस्थापिका जिसे अपन कांग्रेस के रूप में जानते हैं, अपने यहां पर संसद कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसे अपन कांग्रेस कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इस कांग्रेस के भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। कार्यपालिका के संदर्भ में वहां का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का अभी फोटो देखा आप लोगों ने, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो दोस्तों यहां की कांग्रेस और वहां की कार्यपालिका के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव एक दूसरे पर नहीं है। क्योंकि यहां के संदर्भ में, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इसी व्यवस्थापिका में से, इसी लोकसभा और राज्यसभा में से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कांग्रेस का सदस्य ही, वह चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो, वह सीनेट का हो, उनमें से ही कोई व्यक्ति मंत्री बने या फिर उनमें से ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने। दोस्तों
तो अपन कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का जो ये कंसेप्ट है, इस मामले में सबसे पावरफुल जो कंट्री है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला कंसेप्ट लेते हैं अपन। अगला कंसेप्ट है दोस्तों प्रस्तावना की शब्दावली या भाषा। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, उसकी शब्दावली और उसकी भाषा, लैंग्वेज। भाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी इस संदर्भ में प्रावधान रखा गया है। ये डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि प्रस्तावना की जो भाषा, जो शब्दावली है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसमें न्याय हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकता है, समता हो सकता है, भ्रातृत्व हो सकता है, ये तमाम जो कंसेप्ट हैं दोस्तों, ये उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो जो शब्दावली है, जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, प्रस्तावना की, ये दोस्तों ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्लियर? नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में अपन बात करते हैं। हालांकि डिटेल में अपन बिल्कुल अलग टॉपिक लेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उल्लेख किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उल्लेख किया गया है। यह भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है दोस्तों। क्यों कहलाता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, जब डिटेल में अपन फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार का जब टॉपिक पढ़ेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां पर बिल्कुल ब्रीफली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। मूल संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या थी दोस्तों 7 और वर्तमान संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मौलिक अधिकार कहेंगे किसे अपन दोस्तों? मौलिक अधिकार कहेंगे किसे? नेशनल वाइड लॉकडाउन का पावर कहां से आता है? सूर्य प्रकाश जी में बात करेंगे अपने इन सारे कंसेप्ट को लेकर के। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहेंगे किसे दोस्तों अपन? फंडामेंटल राइट कहेंगे किसे? तो ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हो, उनके वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, अधिकारों का हनन होता है, तो कोई नागरिक, कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ऐसे अधिकार दोस्तों कहलाते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6। एक मौलिक अधिकार कब कम हुआ, कौन सा हुआ? यहां से लगातार क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सुमेर सिंह जी, अजय जी, सब लोग सही कह रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी गठबंधन के प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अगला कंसेप्ट 366 366, और इस 366 में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है और स्पष्ट रूप से यहां पर उल्लेखित किया गया है एंग्लो इंडियन के संदर्भ में कि पितृ परंपरा से यूरोपीय मूल का व्यक्ति, पितृ परंपरा से यूरोपीय मूल का व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाता है दोस्तों। क्लियर? पिता, दादा, परदादा, उसका दादा, जो भी
पितृ परंपरा से वह व्यक्ति यूरोपीय होना चाहिए, ब्रिटिश होना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग आप में से जब पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, क्या होते हैं, तमाम सारी बातें, तो फटाफट जवाब देते हैं वो लोग कि माता देसी हो, पिता विदेशी हो, इस प्रकार के बिल्कुल बेतुके से जवाब देते हैं वो लोग। एंग्लो इंडियन के नंबर क्या हैं? सुमेर सिंह जी, अभी एंग्लो इंडियन के संदर्भ में जो भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, उसके द्वारा अनुच्छेद 331 और 333, पहले के वीडियोस देखिए आप लोग, उनमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 331 और 333 के संदर्भ में जो प्रावधान आगे बढ़ाए जाते थे वो प्रावधान आगे नहीं बढ़ाए गए। इसका मतलब लोकसभा में देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था वो, और राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का जो प्रोविजन था उसको और आगे नहीं बढ़ाया गया है दोस्तों। क्लियर? चलिए अगला कंसेप्ट लेते हैं अपन, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, डिटेल में लेते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले तो 2 आर्टिकल्स जिनको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत करते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इंपीचमेंट को लेकर, महाभियोग को लेकर। पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हमारे देश के जो महामहिम है, जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उनको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। किस आधार पर हटाया जाता है? तो संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण के आधार पर देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है से संबंधित अनुच्छेद है। इस प्रकार का क्वेश्चन ग्रेड 2 में पूछा गया दोस्तों, और मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में केवल एक ही आर्टिकल रहता है महाभियोग को लेकर, वो रहता है 61, 61, और उसमें पहला ऑप्शन भी 61 था और वो गलत था। आप लोग कहेंगे सर हम तो जब से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब से संविधान पढ़ रहे हैं, तब से हमने तो यही पढ़ा है कि महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। दोस्तों, हम उस युग में जी रहे हैं, हम उस टाइम में जी रहे हैं जब एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हजारों हजार लोग लाइन में खड़े हैं। कंपटीशन का जो लेवल है वो बिल्कुल पीक पर है, बिल्कुल टॉप पर है। अगर इस प्रकार की बिल्कुल सरफेसली स्टडी आप लोग करेंगे तो आई डोंट थिंक कि पर्टिकुलर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर आ सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि जब तक अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, टिल दैट टाइम वो क्वेश्चन सही नहीं होगा दोस्तों। एक फ्रेंड कमेंट कर रहा है कि सर ये अतिक्रमण क्या होता है? अमन चावड़िया जी कह रहे हैं अतिक्रमण क्या होता है? वो इलेक्शन भारतीय संविधान का कोई प्रावधान है और उस प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं महामहिम, अगर उसे कहेंगे दोस्तों अपन। तो दोस्तों यहां पर 2 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे अपन, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। 56 में बताया गया कि संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण के आधार पर देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? जबकि 61 में प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और महाभियोग की प्रक्रिया का जो ये कंसेप्ट है, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट का जो कंसेप्ट है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। 61 महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों प्रक्रिया के संदर्भ में शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां से कि जब देश के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो उस कंडीशन में 14 दिन पूर्व ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है, ये जो महाभियोग का प्रपोजल है, ये प्रारंभ करने से, ये प्रक्रिया प्रारंभ करने से 14 दिन पूर्व देश के राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दिया जाता है कि महामहिम
आपके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया है और हम आपके विरुद्ध इंपीचमेंट का प्रोसेस ला रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम लोग। साथ में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है दोस्तों। वो लोकसभा हो सकता है, वो राज्यसभा हो सकता है, और अगर एक सदन के द्वारा इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में दोस्तों देश के राष्ट्रपति को एक राइट है, एक अधिकार प्राप्त है कि वह या तो स्वयं या फिर किसी अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है दोस्तों। और यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आरएसपी के एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों कि महाभियोग एक प्रक्रिया है, इंपीचमेंट इज ए प्रोसेस, और 4 ऑप्शन दे दिए गए उसमें। न्यायिक जुडिशियल प्रोसेस, दूसरा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तीसरा अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल प्रोसेस, और चौथा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अजय जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। अब सेमी जुडिशियल प्रोसेस क्यों है दोस्तों? न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है कि जो प्रावधान है उनके अंतर्गत फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस अभियुक्त को सजा सुनाई जाती है, जबकि यहां पर न्यायालय का कोई रोल नहीं है दोस्तों। यहां पर फाइनल जो रोल है, अगर दूसरे सदन के सदस्यों के द्वारा अगर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के साथ पारित कर दिया जाता है उस प्रस्ताव को, तो फाइनली एक अधिसूचना निकालकर देश के राष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, महाभियोग के इस कंसेप्ट को अपन बिल्कुल जब प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया का जो कंसेप्ट है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, हाँ दिनेश प्रजापति जी कह रहे हैं सर इसके किसी प्रेसिडेंट को हटाया है या नहीं? दिनेश जी, अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के विरुद्ध इस कार्रवाई को, इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, और इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी महामहिम को नहीं हटाया गया है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में उपराष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। अगर एक कंसेप्ट को अपन छोड़ दें कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, पदेन सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, इस प्रकार का कंसेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। बाकी वो के वो सारे प्रोविजंस उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, अपने पद पर नहीं होता है, किसी दूसरे देश की यात्रा पर होते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो उस कंडीशन में देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। और ठीक ये प्रोविजन संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी है दोस्तों। चलिए, और क्या प्रोविजंस हैं और क्या कंसेप्ट हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, लिए गए हैं? नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। और जैसे ही तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, ये कंसेप्ट सामने आया तो मुझे फटाफट याद आ गया कि ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की एग्जाम में 10 बार अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है तो 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले कर्मवीरों, आप लोगों के लिए जागने का समय है ये, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। फिर आज अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी माननीय गहलोत साहब के द्वारा कि शायद जुलाई लास्ट तक आप लोगों के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स करवा ली जाए। तो प्लीज जो भी एस्पिरेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लाइव हैं मेरे साथ, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल पीक पर ले आइए। अब टाइम नहीं है दोस्तों आप लोगों के पास।
और आप लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए डागुर्स यूट्यूब चैनल को कि आप लोगों के लिए डेली 12-12 घंटे की लाइव क्लासेस लेकर हम लोग आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो प्लीज अपनी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो बूस्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग, आपके माँ बाप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इस दिन का, आपके माता या पिता इस दिन का वेट कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा या बेटी किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होकर के पहली बार हमारे सामने आएगा। और दोस्तों याद कीजिए, याद रखिए जिंदगी में इस स्टेटमेंट को आप लोग, कि जब भी पहली बार आप लोग किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलोगे, अपने माता या पिता से मिलोगे, तो दोस्तों कुछ नहीं कहेंगे वो, उनकी आंखें सब कुछ कह जाएंगी, उनकी आंखों से निकला वो आंसू सब कुछ कह जाएगा, और वही आंखों से निकला वो आंसू आपकी सफलता का सबसे बड़ा परिचायक होगा। बड़ा गर्व होगा उस दिन आपके माता या पिता को दोस्तों आपके ऊपर, कि इस दिन के लिए मैंने इस बेटा या बेटी को जन्म दिया था। तो प्लीज एक मोमेंट अपने पेरेंट्स को इस प्रकार का दीजिए ताकि वो आप पर गर्व कर सके, आप पर प्राउड फील कर सके कि यस, इस दिन के लिए इन सूरवीरों को जन्म दिया था। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। बीच बीच में कहते हैं कई लोग इसे थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया करो, तो इस वजह से थोड़ा सा सेशन लिया। 2 मिनट आप लोगों के खराब किए मैंने। थैंक यू सो मच सर। अगला कंसेप्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां देश के राष्ट्रपति में निहित होंगी। दोस्तों तीनों सेनाओं का मतलब, चलिए थोड़ा सा एक बेहतरीन पिक मैं आपको और दिखा देता हूं जिससे और जोश आप लोगों में आ जाएगा जी। ये हमारे महामहिम देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद साहब, और ये तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे साहब। तीनों की जो पोस्ट हैं, जो रैंक है, उनका नाम भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको जनरल कहते हैं। अभी रिसेंटली एक नया पद और गठित किया गया दोस्तों, CDS का, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का। जो हमारे पहले जो जनरल थे विपिन रावत साहब, उनको अभी CDS बनाया गया है। तो अभी जनरल है MM नरवणे। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और भारतीय वायुसेना के प्रमुख जिन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है वो है आपके RKS भदौरिया। दोस्तों सैल्यूट है इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनमें कार्यरत जो जाबाज सिपाही हैं, सशस्त्र सेनाएं, पुलिस, हमारा प्रशासन, जिस बहादुरी के साथ आज तक शत्रु सैनिकों के साथ तो मुकाबला करते ही रहे हैं, ये सीमा पर तो डटकर इन लोगों ने काम किया ही किया है। अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है दोस्तों, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में भी ये लोग सीना तान के खड़े हुए हैं और हमारी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यही वो लोग हैं जिनके अंडर गाइडेंस में, जिनके निर्देशन में हमारी भारत की सेनाएं काम कर रही हैं, और इन सेनाओं के बलबूते ही आज आप और हम सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। दोस्तों मैं सैल्यूट करना चाहूंगा बिल्कुल भारतीय तीनों सेनाओं के उन सूरवीरों का, सशस्त्र सेनाओं के सूरवीरों का, जिन्होंने हर संभव अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान की रक्षा की है, सेवा की है। बार बार सैल्यूट है दोस्तों ऐसे सूरवीरों को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है। एक पिक में और दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि तीनों सेनाओं के जो फ्लैग्स हैं, ये भारतीय सेना का फ्लैग, ये नौसेना का, नेवी का, और ये भारतीय वायुसेना का। ऑटोमेटिक है कि एनर्जी बूस्ट होती है दोस्तों जब इन सारी चीजों को अपन देखते हैं। तो चलिए अगला क्या कंसेप्ट लिया गया है। अगला है दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों भारत की जो जुडिशरी है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना कार्यपालिका के दबाव के कार्य करते हैं।
और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यवस्थापिका के द्वारा कभी इस प्रकार के किसी कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर पड़ता हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति योग्यता के बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं किसी भी गली में घूमते व्यक्ति को उठाया और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया। योग्यताओं के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, बेहद लंबा इनका कार्यकाल होता है, बेहद लंबा इनका कार्यकाल होता है। सैलरी जो अलाउंसेज हैं, वेतन भत्ते इनके बेहद आयामी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई संभावना जुडिशरी में नहीं है। दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, जनहित याचिका। हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, इंग्लिश में बेहद आसान समझते हैं। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका, जनहित याचिका। दोस्तों, 1960 के दशक में 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कंसेप्ट अस्तित्व में आया और 1980 के दशक में 1980s में भारत में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और PN भगवती के द्वारा इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में भी और महत्वपूर्ण बनाया गया। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पिछला एग्जाम हुआ, उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस न्यायाधीश के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया, इसे ये जो अवधारणा है इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है भारत में, तो PN भगवती उसमें ऑप्शन सही था। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे सर PIL का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? दोस्तों, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो आज हर व्यक्ति, और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो लिटरेसी रेट है वो अप्रोक्सीमेट 75% है। साक्षरता दर लगभग 75% है। कहने का मतलब अभी भी 25% जो लोग हैं वो असाक्षर हैं, साक्षर नहीं है वो अभी। तो उस कंडीशन में समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो कानून की जानकारी नहीं रखते, कानून का अभाव है उनको, इस कंडीशन में बहुत बार उनके मौलिक अधिकारों का, बहुत सारे उनके अधिकारों का वॉयलेशन होता है। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति तो अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकते, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर चाहे तो उस व्यक्ति के बिहाफ पर न्यायालय में उसके मामले को रख सकता है। दोस्तों, और इस प्रकार से ये पेश की गई जो याचिका है वही PIL कहलाती है, लोकहित याचिका कहलाती है। दोस्तों, नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अब दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन को थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि कंप्लीटली तो जब सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वहां पर बताऊंगा। न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब है दोस्तों कि अगर व्यवस्थापिका के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया गया जो संविधान संगत नहीं है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून का पुनः अवलोकन करके उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यह जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, यह सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, उसे अपन जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यह कंसेप्ट भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर?
अब बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि सर न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख मिलता है? दोस्तों डायरेक्टली तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 हमें इस संदर्भ में यह जानकारी प्रोवाइड करवाता है कि अगर विधायिका के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर लिया गया है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून का पुनः अवलोकन करके उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। दोस्तों क्लियर? अगला है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। जब कल ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को लेकर अपन ने चर्चा की थी कि ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था विधि के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता, यह कंसेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर लिया गया है उसी आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में दो कंसेप्ट है दोस्तों। आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट हैं। पहला विधि के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर द लॉ। ये विधि की नकारात्मक परिभाषा। कैसे है नकारात्मक परिभाषा? जब अपन फंडामेंटल राइट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करूंगा। यहां पर केवल इतना याद रख लिया आप लोग, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो डेफिनेशन है, ये जो कंसेप्ट है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है दोस्तों। वहीं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये जो कंसेप्ट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। विधियों का समान संरक्षण से मतलब है कि अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, अगर कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, अगर कोई SC/ST का व्यक्ति है, वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर पिछड़ा हुआ है, अगर कमजोर है, तो कानून के द्वारा, विधि के द्वारा उसके संबंध में कुछ विशिष्ट प्रोविजंस किए जा सकते हैं, कुछ विशिष्ट प्रावधान किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक डिफरेंस है विधि के समान संरक्षण और विधियों का समान संरक्षण के संदर्भ में। विधियों के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, वहीं विधियों का समान संरक्षण है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। क्लियर होगा? चलिए, विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14। अब दोस्तों अगला संविधान लेते हैं अपन। और नेक्स्ट पिक जो आप लोग मैप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं दोस्तों आयरलैंड का। और जैसे ही आयरलैंड की बात आती है, फटाफट सब जो स्टूडेंट्स जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में ऑटोमेटिक एक इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में आती है कि शायद राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है आपका कहना। आयरलैंड का ये मैप आप लोग देख रहे हैं और ये कुछ बड़े शहर वहां के, डबलिन, न्यूग्रैंग टॉम, डुंडाल्क। चलिए, ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वारेडकर, करंट का एक क्वेश्चन आप लोगों का और सही हो पाएगा इस हिसाब से। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं अभी लियो वारेडकर, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। अब दोस्तों आयरलैंड के संविधान से किन पर्टिकुलर कंसेप्ट को अपनाया गया है दोस्तों, उन प्रावधानों को लेते हैं अपन। तो पहला है नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4।
डीपीएसपी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ थोड़ा सा, भारतीय संविधान का भाग 4, आर्टिकल 36 टू 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच उल्लेख किया गया है। जब डीपीएसपी का टॉपिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर एक एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे अपन। यहां पर जो बेसिक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम्स में। हालांकि आरएस तक के लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन नीति निर्देशक तत्वों का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, टू एस्टैब्लिश ए पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इस प्रकार के राज्य की स्थापना करना जिसमें दूध की नदियां बहती हो। महात्मा गांधी अक्सर एक बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। भारत की जो आत्मा है वो कहां निवास करती है? गांव में निवास करती है। और महात्मा गांधी का तो ये सपना भी था दोस्तों कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन गांव से किया जाए, पंचायतों से किया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो गांधी जी के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, इन विचारों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गहरी आस्था थी। और इसी के चलते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि राज्य के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 45 को लेकर अपन चर्चा करेंगे, जहां से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बने हैं दोस्तों अब तक। आर्टिकल 51 की बात करेंगे, अनुच्छेद 51 की बात करेंगे, जिसमें यूपीएससी में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएस में भी बहुत बार यहां से क्वेश्चन आए। तमाम सारी बातों को लेकर चलिए और क्या क्या कंसेप्ट है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों अगला है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के संदर्भ में मैं बात करूं अगर, दो प्रकार के सदस्य दोस्तों राज्यसभा में, इलेक्टेड निर्वाचित और दूसरे नॉमिनेटेड। यहां पर नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथ में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, जो नॉमिनेशन, जो मेंबर्स हैं, वो जो कंसेप्ट है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इलेक्टेड, जो निर्वाचित जो सदस्यों का जो कंसेप्ट है, ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। ये आगे चर्चा करेंगे अपन। अभी वर्तमान राज्यसभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 233 सदस्य, 233 मेंबर्स, जिनका निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 12 सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये 12 सदस्य, इस संदर्भ में बताना चाहूंगा भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल, एक 80 का सब क्लोज 1 और दूसरा 80 का सब क्लोज 3। 80 के सब क्लोज 1 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। साथ में 83 में कहा गया है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, 4 क्षेत्र दोस्तों, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्लियर? चलिए और क्या कंसेप्ट है।
राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 55 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों, कि किस प्रकार से देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जब प्रेसिडेंट का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारे प्रावधानों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।